वेलकम बैक गाइस। देखिए जर्नल अवेयरनेस एंड जीएस, यही इस पे ही जो वीडियोस हैं उसमें ये आपकी हम पॉलिटी इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आपके जो टॉप क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, सारे इसमें कवर होंगे। देखिए 100 क्या, हर क्वेश्चन के साथ जब हम डिस्कस करेंगे ना तो 5-6 क्वेश्चंस निकलते हैं, तो आपके 100 से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन लूसेंट है उसको भी कवर किया जा रहा है, बिल्कुल मतलब सेम उसमें जो टॉपिक्स हैं वहीं से बहुत सारे टॉपिक्स वहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, पूरी कवर करेंगे। देखिए रेपिटेशन रिवीजन की होती है जीएसजीए की। ठीक है, जितना आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना आपका फायदा होगा, आपको याद रहेगी, आप रिटेन कर पाएंगे। मेमोरी रिटेंशन जो अच्छी हो जाएगी वो रिवीजन से ही होगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे जहाँ पे भी जीएसजी आएगी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, डीएसएसबी, आरआरबी, हर जगह होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओली मजलिस सनेती इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। देखिए ओली मजलिस सनेती जो है वो किस पार्लियामेंट की, वो कौन सी पार्लियामेंट है, कौन सी कंट्री की। देखिए क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज के जो पार्लियामेंट होते हैं उनका डिफरेंट नेम होता है। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें देख लेते हैं इसराइल। देखिए इसराइल का बारे में एक चीज है कि इसराइल की पहले तो पार्लियामेंट का नाम होता है नेसेट। ठीक है जी, क्या होता है नेसेट, एंड KNESSET, ये आपकी होती है इसराइल की पार्लियामेंट। ठीक है, फिर जापान की, देखिए जापान की तो एग्जाम में भी कितनी बार पूछी गई है। ठीक है, तो इसकी होती है डाइट, DIET, डाइट। ठीक है, अच्छा उज्बेकिस्तान की ही जो है वही आपका हमारा आंसर है। ठीक है, ओली मजलिस सनेती, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी इज द आंसर। अच्छा, एंड अफगानिस्तान लिखा हुआ है। देखिए अफगानिस्तान की कौन सी होती है, शोरा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, तो मतलब सारी आ जाती हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपकी ये सारी है, शोरा भी उसमें आ जाती है। तो ये ओली मजलिस सनेती जो है आपका सी आंसर हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा इसराइल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। देखिए इसकी जो मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाद, ठीक है, वो आपकी किसकी है, इसराइल की। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए। अच्छा जापान को हम क्या कहते हैं, आर्किपेलागो। ठीक है, आर्किपेलागो ऑफ, देखिए आर्किपेलागो होता क्या है। देखिए ये आप कहते हैं जैसे आइलैंड्स से, जब आइलैंड्स का बहुत सारा एक ग्रुप बन जाता है तो उसको आर्किपेलागो कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्किपेलागो, और वही आपका जापान है। ठीक है, इसके अंदर 4 आइलैंड है, ये 4 आइलैंड्स का समूह है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ज्योग्राफी की वीडियो में इसलिए वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मुझे आगे बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये वाली जो कमेटी है वो किसके पास थी, कौन हेड था। ये देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो पूरे हेड थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। लेकिन जब कमेटीज बनी थी तो कमेटीज जो दी गई थी, ये वाली कमेटी जिसमें फंडामेंटल राइट्स कमेटी दी गई थी, वो किसको दी गई थी, माइनॉरिटीज की भी थी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज की भी थी, तो वो आपकी दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, ये आपको वैसे इसमें मेनली याद पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट कमेटी किसके पास थी। और देखिए एक सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट की, वो JB कृपलानी जी के पास थी। ठीक है, इनके पास सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स की, ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छा BR अम्बेडकर का पता होना चाहिए। BR अम्बेडकर को आपको कौन सी दी गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ये। ठीक है, ड्राफ्टिंग, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया था। अच्छा BR अम्बेडकर जी के बाद आपका लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके ना मैंने चारों यहाँ पे हाँ हैंगे, तो देखिए अब इसके अंदर देखिए चारों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे, यही चारों हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी का मैंने बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट दी गई थी और नेशनल फ्लैग भी दी गई थी और फाइनेंस भी दी गई थी। फिर जवाहरलाल नेहरू जी को यूनियन और स्टेट्स कमेटी दी गई थी। BR अम्बेडकर जी की ड्राफ्टिंग थी और JB कृपलानी जी की फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी। ठीक है, तो इसका आप कर लेना, और आंसर जो है वो तो आपको बता ही दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, इसकी आप ले सकते हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ, देखिए BR अम्बेडकर जी वही हैं जिन्होंने मूक नायक न्यूज़पेपर था जिनका, और इनका एक और चीज़ थी, हाँ इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लिया था। ठीक है, ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये मतलब माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड जो क्लासेस थी उनको ही क्या करते थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे कम इसमें। और पूना पैक्ट इनसे रिलेटेड और आ जाता है। ठीक है, पूना पैक्ट साइन किसके साथ हुआ था, देखिए इन्होंने किया था, एक्चुअली इन्होंने जो किया था वो किया था मदन मोहन मालवीय जी के साथ, और मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो आपके गांधी जी की तरफ से थे। ठीक है, पूना पैक्ट BR अम्बेडकर।
तो और जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक भी लिखी है, ठीक है। और उसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के अंदर इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी को क्या कहा है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये डिस्कस कर लिए हमने। देखिए अच्छा ये देखिए, मैं क्या करता हूँ हर वीडियो में ना एक सरप्राइज एलिमेंट डाल देता हूँ। मतलब ऐसी एक स्लाइड होती है ऐसी आपकी, ठीक है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा अच्छी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए जैसे मिनेंदर और मिलिंदा, ये एक किंग था, इंडो ग्रीक रूलर था। तो इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट तो यही आता है कि मिनेंदर कौन सा रूलर था, तो इंडो ग्रीक रूलर था, मिलिंदा भी नाम था उसका, ठीक है। और एक आता है कि इसके ऊपर एक बुक थी, उसको क्या कहते थे, मिलिंदा पाना या फिर मिलिंदा पानो, दोनों नाम हो सकते थे। अच्छा ये बुक लिखी किसने थी, नागसेन ने लिखी थी, ठीक है जी। सेज नागसेन था, उसने ये बुक लिखी थी। और इस बुक में है क्या, सेज नागसेन और मिलिंदा पानो की जो डायलॉग्स हैं, जो बातें हैं, इन्होंने आपस में कुछ डिस्कशंस की होंगी, वही चीज़ इस बुक में लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेपाक्षी टेम्पल, जिसको वीरभद्रा टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में होगा, हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 1583 के आसपास बना था, ठीक है। और विजयनगर किंग्स थे, विजयनगर एम्पायर तो पता ही आपको, उन्हीं के थ्रू ये बना था। यहाँ पे लार्जेस्ट नंदी की एक मूर्ति है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए यहाँ पे शिवा की भी है, वैसे तो शिवा जी हैं, और शिवा, ठीक है, लॉर्ड शिवा। और आपके लक्ष्मी जी की भी है, विष्णु जी की भी है, नंदी की भी है, वीरभद्र की भी है, ठीक है। ये आपकी मूर्तिज भी हैं यहाँ पे। चलिए और अच्छा देखिए, ये साइंस की कुछ पॉइंट्स है कि एक पारसेक जो होता है आपका 3 × 10⁻16 मीटर होता है, ये पता होना चाहिए। पारसेक क्या होता है, पैरालैक्टिक सेकंड, इसकी फुल फॉर्म में ये भी आ जाता है, ठीक है। ये एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। तो एक पारसेक कितना हो गया, 3 × 10⁻16 मीटर्स, या फिर आप कह लीजिए 3.26 लाइट ईयर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमंस। देखिए मैसेटर मसल को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कहा जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। जो कहाँ होती है, जॉ में होती है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, मेरे हिसाब से इस पर एक प्रॉब्लम है कि एक हमारी होती है ग्लूट्स होते हैं, कहाँ होते हैं, हिप्स में होते हैं। तो ग्लूट्स मसल को भी मतलब सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। ग्लूट्स वैसे फर्स्ट भी हो सकता है, लेकिन हम मैसेटर मसल हमारे एग्जाम में भी आया हुआ है, तो मैसेटर मसल को ही लगाएंगे, ठीक है। मैसेटर मसल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, वो जॉ में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पॉलिटी के अब दोबारा से शुरू हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ एक स्लाइड डाली थी एज अ सरप्राइज एलिमेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिपील्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको पता है पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि जो कौन सा जो पार्ट है उसको रिपील करा है, मतलब उसको हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो है ही नहीं वो वाला पार्ट। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आपको ना इंपॉर्टेंट पार्ट्स पता होने चाहिए। देखिए मेरे पास सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखिए यहाँ पे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पर लिख दूंगा तो ख़राब हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं शुरू देखिए फर्स्ट वाला पार्ट सब ये तो देखिए टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी का है, ठीक है। सेकंड पार्ट सिटीजनशिप का है। थर्ड जो पार्ट है वो फंडामेंटल राइट का है, ठीक है। फोर्थ जो है वो DPSPs का है, ठीक है। 4A फंडामेंटल राइट्स का है, ठीक है। अच्छा इनके आर्टिकल भी देखिए, आर्टिकल भी पता होने चाहिए 1 से 4 तक, ठीक है। फिर सिटीजन के शायद 4 से आपके 13 तक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स होता है आपका 14 से 35 आपके फंडामेंटल राइट का आर्टिकल होता है, ठीक है। DPSPs होते हैं आपके 36 से 51 तक, ठीक है। ये आपके DPSPs होते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स वो ड्यूटीज़ आ जाती हैं, वो 51A में होती हैं, ठीक है। ये तो आपको इंपॉर्टेंट पता ही होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। इलेक्शंस के लिए जो पार्ट होता है वो पार्ट 15 होता है। इलेक्शन का जो आर्टिकल है वो 324 से लेके 329 तक होता है, लेकिन मेन आर्टिकल 324 पूछा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 18 पार्ट में एमरजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आपका, ठीक है। एमरजेंसीज में 3 आर्टिकल पता होने चाहिए, ठीक है जी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 3 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आज तक इंडिया में नहीं लगी है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, और स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, अच्छा तो क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं है। देखिए क्या हुआ था कि पार्ट 7 को
देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी लिखी हुई है मैंने भी, ये देखिए यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपके पास ये भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी कि जो पार्ट 7 है वो 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, हटा दिया गया था। रिपील्ड मतलब होता है कैंसल्ड, रिमूव्ड, ठीक है। तो 1956 में 7th अमेंडमेंट में हटा दिया गया था। देखिए 7th अमेंडमेंट ये वही है जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था, मतलब 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया को डिवाइड किया गया था। मतलब एक तरीके से बोले तो यूनियन बनाई गई थी इंडिया को, मतलब 385 प्रोविंसेस थे, ठीक है। वो 385 के आसपास थे, 365 के आसपास थे, और उनको मतलब 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में रीऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया को। वो 7th अमेंडमेंट में ही हुआ था, ठीक है। और इसमें ये भी कह रहे थे कि पार्ट 7 को क्या कर दिया था, रिपील कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा जी, ए, ठीक है। चलिए बढ़िया, अच्छा है, मस्त क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये मैं डिस्कस कर दिए तीनों, ये यूनियन टेरिटरीज वाला है, इलेक्शन वाला है, इमरजेंसीज वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम पार्ट विच इज 75%। देखिए 75% पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया गया है। देखिए क्या है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 क्या कहता है। देखिए चलिए एक एक करके यही देख लेते हैं कि ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट भी था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ये वाला एक्ट लाया था, और ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के लिए लाया गया था, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में लाया गया था। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्ट। फिर आया था आपका 1919 एक्ट। देखिए ये आपका जो है, ये आपका है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। कौन सा, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें आपके मॉर्ले होते हैं सेक्रेटरी, ठीक है। मॉर्ले होते हैं सेक्रेटरी, और जो मिंटो हैं इनको कहा जाता है गवर्नर जनरल वाइस रॉय, ठीक है। और ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था। अच्छा ये था किस लिए, ये जो आपकी इंडिया में जैसे प्रोविंसेस होती थी ना, जैसे बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस हो गया, ठीक है, पंजाब प्रोविंस, तो इन प्रोविंसेस में क्या किया था इन्होंने ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सिर्फ प्रोविंस में ही। तो ये मतलब प्रोविंशियल डायरकी भी शायद इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका 1919 था। 1935 जो आया था, देखिए क्या था कि यहाँ पे ना प्रोविंस की जो डिवीज़न थी पावर की, वो आपकी सेंटर में आ गई थी, मतलब सेंटर के अंदर ले आए थे वो जो डिवीज़न थी। तो सेंट्रल यहाँ पे कह देते हैं सेंट्रल डायरकी आ गई थी, ठीक है, और प्रोविंशियल डायरकी ख़त्म हो गई थी 1935 वाले में। और इंडियन इंडिपेंडेंस बिल तो आपका वही है जो लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे दिया गया था, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही उनकी तरफ से आया था, और इसमें ही मतलब बात हुई थी कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंट कर देंगे, ठीक है। और इस बिल के ना एक दो नाम और भी होते हैं, जैसे कि एक इसको कहते हैं डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है, ठीक है, डिक्की बर्ड प्लान, ठीक है। और इसको कहते हैं बल्कान प्लान, ठीक है, बल्कान प्लान भी कहते हैं इसको, और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए 75% जो है आपका वो 1935 वाला जो एक्ट था ना, वहाँ से लिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, मतलब मैक्सिमम पार्ट देख रहे हैं 75% पार्ट, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्टिकल 326 जो है उसको अमेंड किया गया था अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देख रहे हैं कितना घुमा के पूछ रहे हैं आपसे। पूछा है कि आर्टिकल 326, पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 326 क्या होता है, फिर उसके बाद बताना चाहिए वो किस में अमेंड हुआ था। देखिए आर्टिकल 326 आपको पता है कि इलेक्शंस के आर्टिकल होते हैं उनमें आता है, और ये एडल्ट सफरेज का होता है। किसका, एडल्ट सफरेज का होता है। एडल्ट सफरेज मतलब जो आपकी एज होती है वोटिंग करने की, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि 61st अमेंडमेंट में ये हुआ था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 61st अमेंडमेंट 1988 में क्या करा था कि आपकी जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 कर दी थी, ठीक है। अब आपके 18 ईयर्स में आप वोट कर सकते हैं जब आप 18 के हो जाएंगे, ठीक है। और ये शायद हाँ राजीव गांधी जी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। चलिए अच्छा था। अच्छा देखिए 42nd का तो आपको पता ही है कि प्रियम्बल को ही अमेंड कर दिया था, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड लेकर आए गए थे, ठीक है, प्रियम्बल में डाले गए थे। 42nd तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए ही है, ठीक है, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं आपके, ठीक है। 44th अमेंडमेंट में क्या किया था, इसमें देखिए राइट टू प्राइवेसी को क्या करा था, 31 से आपका 300A में आर्टिकल में डाल दिया था। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया था, ना कि फंडामेंटल से हटा दिया था इसको। किसको, राइट टू प्रिवेसी को, ठीक है, सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को,
तो ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कहता है, 31 आर्टिकल में से हटाकर सीधा 300A आर्टिकल में डाल दिया था, जो कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए 61 तो मैंने आपको बता ही दिया कि एडल्ट सफरेज के लिए था। और 92 में क्या था कि आपकी ना देखिए ऐसे BDSM, ठीक है, या फिर DBMS सिस्टम होता है कंप्यूटर में वो, या फिर BDSM, कुछ भी तरीके से याद कर लीजिए। ये 4 लैंग्वेज थी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, इन चारों लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, ये वाली 4 लैंग्वेज इस वाले अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका देखिए, अच्छा मैंने इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए 42nd अमेंडमेंट में तीनों ये ऐड हुए थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुई थी। और देखिए स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ना आपके 5 सब्जेक्ट्स को डाला गया था। तो वो थे आपका, देखिए वेट एंड मेजर था एक, तो इस सब्जेक्ट को कहाँ डाल दिया था, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था। एजुकेशन को डाल दिया था, फॉरेस्ट को भी डाल दिया था, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डाल दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डाल दिया था, ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए थे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट थे तो हो गए ना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 44th अमेंडमेंट लिखा हुआ है। 44th अमेंडमेंट में 2 चीजें क्या करी गई थी, ये जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी ही जाती थी। एक राइट टू प्रॉपर्टी वाला तो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 31 से 300A में लीगल राइट बना दिया गया था इसको। और आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस से, अच्छा हाँ, इंटरनल डिस्टर्बेंस ये वाला एक वर्ड था, ठीक है, जो आपका इमरजेंसी में होता था कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी तो आपकी नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। लेकिन इसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। कब? 44th अमेंडमेंट में, ठीक है जी। जनता पार्टी का टाइम का सीन था ये, ठीक है, जनता पार्टी थी उस टाइम पे, उस टाइम का सीन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यूनिटी ऑफ नेशन से यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन को चेंज किया गया था। तो ये आपका कौन से आर्टिकल में किया गया था, ठीक है जी। और तो ये आपका कौन से में किया था, 42nd। देखिए सारे डिस्कस कर लिए हैं, सिर्फ आंसर करके आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको नीति आयोग में चेंज किया गया था। तो कब किया गया था? देखिए इसमें क्या है कि आपको एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है, चलिए इसका आंसर देख लें पहले, आपने गैस कर लिया होगा, ठीक है। और मतलब ज़्यादा वो भी नहीं है कि ये तो मतलब काफ़ी पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था कि नीति आयोग बन गया था, लेकिन प्लानिंग कमीशन पहले ही बना हुआ था। प्लानिंग कमीशन तो पहले ही बना हुआ था। प्लानिंग ये क्या करते थे, ये आपके ना 5 ईयर प्लान्स लेकर आते थे कि क्या क्या अब कैसे कैसे ग्रोथ होनी चाहिए, किस चीज़ की ग्रोथ पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, उसलिए ये कमीशन बनी थी। तो अब वो नीति आयोग बन गई है। और देखिए इसके जो हेड होते हैं ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट, आप देखिए 1950 में आपका क्या बना था, प्लानिंग कमीशन बना था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए कुछ और कमीशन हैं वो देख लीजिए। जैसे देखिए फाइनेंस कमीशन कब बना था, ये वाली डेट याद रखेंगे, 22 नवंबर 1951। फिर इलेक्शन कमीशन कब बना था, 25 जनवरी 1950 में बना था। फिर आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 में बना था, ठीक है। और देखिए CACP, देखिए CACP इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आजकल फार्मर्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये आपका क्या करता है, MSP डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? MSP डिसाइड करता है। तो ये कब बना था आपका, 8 जनवरी 1965, ठीक है, 8 जनवरी 1965, इंपॉर्टेंट था, डिस्कस कर लिया। देखिए प्रोसीजर लॉ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कंसेप्ट है वो हमने बोरो किया था कौन सी कंट्री से। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जापान से किया था, सीधा आंसर लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जापान से हमने क्या करा था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया से क्या किया था, देखिए ऑस्ट्रेलिया से एक तो हमने ट्रेड के बारे में जो था वो ट्रेड के लॉज वगैरह वो करा था हमने, ठीक है। और हमने जॉइंट सिटिंग, जो हम पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग करवाते हैं ना हाउसेस की, वो इससे किया था, ऑस्ट्रेलिया से किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एंड जॉइंट सिटिंग करा था ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया था, देखिए यूके का तो
इतना ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिट्स, हमने रिट्स लिए थे यूके से, ठीक है, और हमने रिट्स लिए थे ब्रिटेन से, और हमने क्या क्या लिया था, देखिए मेरे दिमाग से ना सारा ऐसा निकल जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको, और आगे भी है, मैं सारा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। देखिए आगे पूरी मैंने टेबल बना रखी है उसकी, आपकी किस किस कंट्री से क्या क्या लिया गया, ठीक है, उस टेबल में पूरा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में। देखिए हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं वो किस आर्टिकल अकॉर्डिंग करते हैं, वो करते हैं हम 368 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो आपका इम्पोर्टेंट है। 368 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अमेंड करते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो भी अमेंडमेंट होती आई हैं वो हम आर्टिकल 368 जो है उसको यूज़ करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। चलिए, और देखिए आर्टिकल 326 अब ये भी करा था, एडल्ट सफरेज के ऊपर होता है, ठीक है, जो एज होती है हमारी वोटिंग करने की। फिर लिखा हुआ है आर्टिकल 324, देखिए ये आपका इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, उसमें उसके लिए होता है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। ओके, फिर आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 315, देखिए 315 आपका होता है हाँ यूपीएससी का, ठीक है, किसका, यूपीएससी का और पीएससी का, पीसीएस, ठीक है। इनके लिए आर्टिकल 315 से शुरू होते हैं आपके आर्टिकल्स और 323 तक होते हैं, ठीक है, यूपीएससी पीसीएस, और जो ये 315 है वो मेनली यूपीएससी के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि आरबीआई जो क्रिएट हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अच्छा, ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था। देखिए आरबीआई जो आपका, देखिए आरबीआई के बारे में पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो आरबीआई है इसका जो लोगो है उसके अंदर आपका टाइगर है, ठीक है, टाइगर है और पाम ट्री है, ये लोगो के अंदर है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं जी, इससे लोगों का आपका पूछ सकते हैं। फिर आपका आ रहा है कि हाँ, आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था। 1 जनवरी को 1949 में क्या किया गया था, आरबीआई को नेशनलाइज किया था, ठीक है। हाँ जी, वो आपका क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद ही किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका, अच्छा अब ये किसकी, मतलब जब बना था तो आपका बना था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है जी। उसके बाद देखिए आपका सरकारिया कमीशन लिखा है, तो सरकारिया कमीशन आपका सेंटर और स्टेट का होता था, ठीक है। ये साइमन और सरकारिया कमीशन तो आपको मैंने बता दिया कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए होता है। इसके लिए एक और होता है पुंची कमीशन, जो अभी मतलब थोड़ा मतलब 2007 में शायद आया था, ठीक है। पुंची कमीशन भी पूछा जा सकता है। अच्छा, साइमन कमीशन का आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपको मैंने अभी बताया था कि 1919 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, तो उसी के अंदर बोला था कि हम 1919 में ये रिफॉर्म्स तो ला रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इसके लिए हम एक कमीशन भी भेजेंगे जो कि रिव्यू करेगा इसको, ठीक है। 10 साल के लिए आया था वो रिफॉर्म एक्चुअली मॉर्ले मिंटो। तो देखिए इन्होंने क्या था कि देखिए 1929 में हमें दोबारा चेंज लाना था, क्योंकि 1990 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आई, तो अब 1929 में आना था अगला। तो उसके लिए 1928 में साइमन कमीशन को भेजा गया था इंडिया, और 1927 में साइमन कमीशन बना था। तो जब इसको इंडिया भेजा था 1928 में, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको हमने बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है, इसको हमने बॉयकॉट करा था। और ये अच्छा, इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके अंदर कोई इंडियन ही नहीं था। जो सारे के सारे मेंबर्स थे वो कौन से थे, 7 के 7 जो मेंबर्स थे वो कौन थे, वो सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा था, तो इसको बॉयकॉट करा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कह रहा है 4th सेशन ऑफ आईएनसी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। देखिए इसका ना पूरा चार्ट देखिए पूरा चार्ट है, आप इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए मैं बता देता हूँ एक एक करके। 1885 में ये बना था, एओ ह्यूम ने बनवाया था, ठीक है। पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, एक्चुअली बॉम्बे मतलब पुणे में होने वाला था लेकिन पुणे में नहीं हुआ, ठीक है। कॉलरा हो गया था पुणे में, तो बॉम्बे में हुआ, ठीक है। बॉम्बे में हुआ तो WC बनर्जी क्या थे, प्रेसिडेंट थे। फिर अगला सेशन हुआ कलकत्ता में। देखिए दादा भाई नौरोजी ज़्यादातर कलकत्ता सेशन में ही करते थे, जैसे ये वाला हो गया कलकत्ता का। फिर इन्होंने 1906 में भी कलकत्ता सेशन हुआ था, जहाँ स्वराज वर्ड यूज़ किया था, वो भी कलकत्ता में किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है।
इसके बाद आपका 1887 में मद्रास में सेशन हुआ था। देखिए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, बदरुद्दीन तैयब जी। फिर 1888 में इलाहाबाद में हुआ, ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जॉर्ज यूल, इलाहाबाद में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके आईएनसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ओवल ऑफिस किसे कहते हैं। देखिए सीधा क्वेश्चन है, स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए ओवल ऑफिस क्या होता है। देखिए आपका यूएस के जो प्रेसिडेंट हमारे हैं, डोनाल्ड ट्रंप थे, अब जो बाइडेन हो गए हैं, तो इनका जो पर्सनल ऑफिस होता है ना प्रेसिडेंट का, यूएस के, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का, तो उसके पर्सनल ऑफिस को क्या कहा जाता है, ओवल ऑफिस कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रेजिग्नेशन किसको देता है। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन हो तो वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, किसको देगा जी, प्रेसिडेंट को देगा। और वाइस प्रेसिडेंट भी अपना इस जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को देगा। वाइस प्रेसिडेंट भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है, और ये हो गया। इसके देखिए अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल होता है 76 होता है, ये पूछ लेगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और आपका इससे इंपॉर्टेंट है कि ये भी बनेगा कि जो प्रेसिडेंट है, एक तो वाइस प्रेसिडेंट देता है चीफ जस्टिस ऑफ, अगर प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ताकि वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर ले जब तक नया प्रेसिडेंट चुना जाए। ठीक है, और हाँ देखिए एक ना प्रेसिडेंट के पास ना वो होती है, पावर होती है, जो कि आर्टिकल 71 में होती है। ठीक है, आर्टिकल 71 में होती है। क्या होती है, पार्डनिंग पावर। नहीं 71 नहीं, 72, आर्टिकल 72 में। ठीक है, क्या होती है आर्टिकल 72 में इसके पास पावर, पार्डनिंग पावर। ये किसी भी जो आपके मुजरिम होते हैं, जो आपके प्रिजनर, मतलब प्रिजनर नहीं, जो कल्प्रिट, ठीक है, जिनके ऊपर कोई आरोप लगाया गया हो, तो उनको क्या कर सकता है, ये पार्डन कर सकता है। मतलब या तो उनका जो, उनको जो भी सजा दी गई है, जो भी पनिशमेंट दी गई है, उसको पूरा का पूरा रिपील कर दे, पनिशमेंट को पूरा खत्म कर दे। ठीक है, बिल्कुल उनको, या फिर उनको फांसी की सजा होती है तो वो भी खत्म करवा सकता है ये। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो ये इसकी पार्डनिंग पावर होती है 72 में। ठीक है, ये अभी देखिए शबनम केस चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि हैंग होने वाला है कोई। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो हैंग होने वाली है, तो उनके उसमें बात चल रही है कि उन्होंने प्रेसिडेंट से मतलब ये अपील करी थी आर्टिकल 72 के अंदर कि मेरे को पार्डन कर दिया जाए और ना उनको फांसी ना दी जाए। ठीक है, उनके बेटे ने भी फिर अपील करी थी, तो उसी से रिलेटेड था, तो इम्पॉर्टेंट भी बनेगा क्योंकि अभी चल भी रहा है इतना ज़्यादा न्यूज़ में। ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, 72 आर्टिकल याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलें। देखिए नेक्स्ट, देखिए थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, देख लीजिए। देखिए अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 76 होता है। ठीक है, और एक आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल तो ठीक है आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया हो गया। फिर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, उसका आर्टिकल होता है 165, और इसको क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल याद रखेंगे, एडवोकेट जनरल का 165 होता है। अच्छा, पार्लियामेंट का आर्टिकल 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81, ये तीनों एक साथ याद रखने हैं, ये तीनों एक साथ याद रखने हैं। ठीक है, ये तीनों एक साथ याद रखने हैं, 79, 80, 81। पार्लियामेंट सबसे बड़ी, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपके दो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 267, 266, ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है कंटिजेंसी। देखिए कंटिजेंसी वो होता है जो आपका इमरजेंसीज में काम आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इसका यूज लेता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड होता है जिससे आपका ये क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में जो भी आपके मनी बिल वगैरह जो होता है, ठीक है, वहाँ से जो मनी लेना होता है वो पार्लियामेंट इससे लेती है। ठीक है, इसके बाद चले नेक्स्ट पे चले। चलिए देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी, ठीक है, वो किसने इंटरमीडिएट करी थी। देखिए आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो हुई थी, हो गई थी। क्या ट्रीटी थी कि जो इंडस वाटर जो है वहाँ पे देखिए इंडस भी थी और फिर आपकी झेलम, चिनाब, रावी थी, ब्यास थी, सतलुज थी। तो ये जो 6 रिवर थी ना आपकी, इंडस भी थी, ठीक है। तो इन एक्चुअली क्या था कि इन 6 रिवर का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना था वाटर का, वाटर के बारे में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये करवाया किसने था, क्वेश्चन आपका क्या है, ये करवाया किसने था। देखिए वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, यूनाइटेड नेशन ने करवाया था, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कराया था, या ब्रिक्स ने करवाया था। ठीक है, इसका आंसर देखिए थोड़ा सा अलग भी लगेगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ही करवाया था ट्रीटी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें लोग गलती भी कर सकते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ही आ गया है तो देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो यूएस में है। और एक चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 2 चीज़ें, ठीक है। इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ये वर्ल्ड बैंक और ये हैं, ये दोनों वॉशिंगटन में हैं, यूएसए में हैं, और इनको हम कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ब्रेटन वुड ट्विंस। एक तो इनके बारे में ये आता है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के आपको पता होना चाहिए, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं, जो चीफ हैं, वो कौन है, वो है डेविड मेलपास। ठीक है, डेविड मेलपास। अभी इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो बन रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। डेविड मेलपास हैं आपके वर्ल्ड बैंक के। और देखिए आईएमएफ में ना, ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट बनेगा, आईएमएफ की पहले फुल फॉर्म आपकी जो है बहुत पूछी जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके अंदर ना हमारे इंडिया की ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट हुई थी, ठीक है। हमारी इंडिया की चीफ मतलब आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है ना, वो हमारी इंडिया से हैं, ठीक है। चलिए वो, और ठीक है, इसके अंदर और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। देखिए ब्रिक्स लिखा हुआ है, ब्रिक्स का आपका शंघाई में है, ब्रिक्स का आपका शंघाई में तो आपका वो है हेडक्वार्टर, ठीक है। और इसके अंदर ये जो वो हैं कंट्रीज की, ये बी से क्या है, ब्राज़ील, ठीक है जी। आर से आपका रशिया, ठीक है जी। आई से तो हमारा इंडिया, और सी से चाइना, ठीक है जी। और एस से देखिए, एस से क्या है, साउथ अफ्रीका। ये बहुत याद रखना है, पूछ लेते हैं कि एस क्या है, ठीक है। और श्रीलंका भी दे देते हैं साथ में तो लग जाती है, अब नहीं लगनी चाहिए, साउथ अफ्रीका आंसर है, ठीक है। तो इसकी आपकी 4 कंट्रीज हो गई, और इसका शंघाई में, ठीक है, चाइना के अंदर शंघाई में क्या है, हेडक्वार्टर है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लिखा हुआ है, देखिए इसके अंदर ना जो जजेस होते हैं वो आपके 15 जजेस होते हैं, ठीक है। पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड से लिए जाते हैं, कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज से लिए जाते हैं। और ये इसका जो आपका वो बनेगा हेडक्वार्टर, वो बनेगा आपका हेग में, हेग इन नीदरलैंड, ठीक है, हेग नीदरलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ है, देखिए इसका तो देखिए सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका 1-2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो हेडक्वार्टर जो है शायद ही पूछा जाए कभी, क्योंकि ना देखिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये सबको ही पता होता है। तो ये न्यूयॉर्क में है, चलिए इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी 6 लैंग्वेजेस होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, देखिए फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, ठीक है, चाइनीज़ हो गई, और आपकी अरेबिक हो गई, और आपकी स्पेनिश हो गई, ठीक है। ये आपकी इसकी 6 लैंग्वेजेस हैं, इंपॉर्टेंट है, फ्रैकास वर्ड बन जाता है, ठीक है। चलिए यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 18 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए 19 है, ठीक है। देखिए राइट टू प्राइवेसी आपका ना एक्चुअली क्या है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आपका आर्टिकल 21 है उसी में आ जाता है, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 8 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए क्या है कि आप अपने नाम के आगे ना टाइटल नहीं लगा सकते, आपका वो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी अगर टाइटल देता तो नहीं लगा सकते। टाइटल सिर्फ 2 ही लग पाते हैं, एक तो एजुकेशन कोई टाइटल हो, ठीक है,
एजुकेशन टाइटल होगा आपके पास तो वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे कि और एक होता है मिलिट्री टाइटल्स, जैसे लेफ्टिनेंट वगैरह, और एजुकेशनल टाइटल जैसे आप पीएचडी कर लेते तो डॉक्टरेट का डॉक्टर टाइटल लगाते हैं, ठीक है, वो सब हो गए। तो ये आप टाइटल्स लगा सकते हैं एजुकेशन और मिलिट्री वाले, और कोई नहीं लगा सकते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग का जो मतलब है वो वट अथॉरिटी, ठीक है। देखिए बाय वट अथॉरिटी जो मतलब होता है वो किसका है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैंडेमस का होता है कि आपका जो आपका मैंडेटरी, ठीक है, और ऑर्डर, तो ये इसमें ना क्या कहा जाता है कि वी कमांड, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। ऐसे ना हर एक रिट का आपका एक मतलब होता है, तो ये हो गया वी कमांड, ठीक है। इसके बाद आता है क्वो वारंटो, ये होता है बाय विच अथॉरिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है बाय विच अथॉरिटी, कि आप इस ऑफिस में बैठे हैं, आप इस पोजीशन पे बैठे हैं, बाय विच अथॉरिटी जी। ये आपके रिट्स होते हैं, अभी मैं इसको भी वो भी बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। अच्छा सर्टियोरारी, तो देखिए सर्टियोरारी होता है कि टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, इसका वो होता है टू बी सर्टिफाइड, ये ठीक है। और आपका हीबियस कॉर्पस होता है ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी, ठीक है, टू ब्रिंग द बॉडी। तो ये आपके होते हैं ये इनके मतलब, ठीक है। अच्छा इनके मतलब होते हैं, तो बाय वर्थ अथॉरिटी आपका क्वो वारंटो इज द आंसर, ठीक है। आपका बी तो आंसर हो गया, ठीक है जी। अच्छा ये रिट होते हैं, ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट यूज करता है, ठीक है। एक होता है आर्टिकल 226, इसको आपका हाई कोर्ट यूज करता है इन रिट्स को इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और हाई कोर्ट ही ज़्यादातर रिट्स क्या कहते हैं रिट को फाइल करता है और यूज़ करता है, तो ज़्यादातर रिट्स जो होते हैं वो हाई कोर्ट इशू करता है। कौन इशू करता है, हाई कोर्ट, ज़्यादा इशू। अच्छा ठीक है, आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 26 इसका हो गया, और आपका ठीक है, ये चारों डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस आर्टिकल में आता है। देखिए आपको बताया था कि 44th अमेंडमेंट हुआ था, तो आर्टिकल 31 से आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, लीगल राइट 300A में बना दिया गया है, तो आंसर क्या होगा 300A। अच्छा 44 लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 44 इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 48 लिखा हुआ है जी, ये आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल एक ना 49 होता है, वो मॉन्यूमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। ये आपके डीएसपीज हैं, ये 48, 49, 44, ये तीनों डीपीएसपीज कहते हैं ना, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। चलिए और 300 इसका आंसर हो जाएगा, सी इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक तो क्वेश्चन भी बहुत करने हैं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन मैं जो दे ही चुका हूँ, तो मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन देने का क्या फ़ायदा क्या है, ठीक है। पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में दे दिया है, ठीक है, आप पीछे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये एक्सप्रेशन है। अच्छा अगला कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन 21 में फंडामेंटल राइट बनाया, तो भैया किस आर्टिकल किस अमेंडमेंट के थ्रू बना। देखिए फर्स्ट पहले देख लेते हैं, ये 101 जो अमेंडमेंट हुआ था 101 2016 में हुआ था, और जीएसटी लाया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2016 में 2016 में हुआ था, ठीक है। फिर आपका ये आया, ये आपका इसके अंदर आपका क्या था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया था, कोटा बनाया था इनका, और 2019 में हुआ था। फिर आपका 92 आ गया, ये आपका 202 में हुआ था, और इसमें आपका किया क्या था, ये आपका ना लैंग्वेजेस के ऊपर था, ठीक है, जिसमें आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था स्केड्यूल्स में, ठीक है। फिर आपका अच्छा कौन से स्केड्यूल में, देखिए लैंग्वेजेस का स्केड्यूल कौन सा होता है, आपका लैंग्वेज का स्केड्यूल आता है 8th स्केड्यूल, ठीक है। 8th स्केड्यूल कौन सा होता है, लैंग्वेजेस का, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो अच्छा आप सोच रहे होंगे मैं थोड़ा सा रुखा, देखिए मैंने ना वो याद कर रखा है, TEARS टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, तो उसी से मैं पहुंचा था लैंग्वेजेस में।
ये आपका लैंग्वेजेस वाला होता है ओ, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो वही है कि 5, 6, 7, 8th यहाँ से आया था, ठीक है, ऐसे ही याद कर रहा था। अच्छा देखिए 86 लिखा हुआ है। 86 अमेंडमेंट क्या था, ये आपका है आंसर। एक्चुअली क्या था कि इसमें ना एजुकेशन का ही काम किया गया था। क्या किया गया था, एक तो इसके अंदर आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी, आपका आर्टिकल 21A जो है, फिर आपका आर्टिकल 21A जिसमें 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट। तो यही आपका 86 है, ठीक है, 86 है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 45 जो कि DPSP है, आर्टिकल 45, ठीक है, उसमें भी आपका जो है एजुकेशन को वो दी गई है, ठीक है। और 11th जो ड्यूटी है उसके अंदर 11th ड्यूटी में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ठीक है, पेरेंट्स की, वो क्या कहते हैं, पेरेंट्स या गार्जियन भी होता है, उसमें वर्ड गार्जियन भी यूज़ किया गया आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी में, एजुकेशन देने की, ठीक है, अपने बच्चों को, ठीक है। चलिए तो आपका 86 जो है वो पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। देखिए नेक्स्ट कह रहा है हु वॉज मीरा कुमार। देखिए मीरा कुमार जो थी आपकी वो, ये देखिए फर्स्ट फीमेल थी और चीफ में लोकसभा स्पीकर, ये रहा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मैं बता देता हूँ 2-3 चीज़ें और कि ये क्वेश्चन आते हैं। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, बढ़िया है। चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी, बढ़िया है, यूपी की, बढ़िया है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजनी नायडू, बढ़िया है, यूपी की, बढ़िया है। और एक ये आ जाता है कि फर्स्ट फीमेल हाई, ये बहुत कम लोगों को भी पता होता है और ये आता भी है, लीला सेठ, लीला सेठ, ठीक है। चलिए ये आपकी हाई कोर्ट जज है, फीमेल फर्स्ट, ठीक है। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। देखिए कौन सा स्टेट है जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों में फॉक्सटेल ऑर्किड्स हैं। देखिए एक तरीके के प्लांट है, फूल हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली लोगो किसके हैं, तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, बता सोच लीजिए आप, मैं भी ये होना चाहिए था, ये रहा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसके अंदर कंफ्यूजन आएगी आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज द आंसर। इसके बाद अच्छा 2-3 चीज़ें इसमें देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बनते हैं जो मैं बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके नामडाफ और मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, और पक्कुई ये भी बनते हैं। मध्य प्रदेश MP कान्हा, बांधवगढ़, देखिए ये मैंने डिस्कस भी किए हुए हैं अगर आप देखेंगे मेरी पीछे वाली वीडियोस में जाके, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपका पीलीभीत, दुधवा, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए ये आपके उत्तर प्रदेश के हो गए, यूपी के। और नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपका फॉरेस्ट रिजर्व है, ठीक है, परसेंटेज में, पूरे परसेंटेज में, मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा और अगर आप देखा जाए कि एज एन एरिया का रेशियो देखा जाए कि रेशियो के हिसाब से परसेंटेज कवर किस में ज़्यादा है, तो परसेंटेज कवर जो एरिया के हिसाब से देखा जाएगा जो वो आपका मिजोरम में है। लेकिन वैसे सबसे ज़्यादा वैसे किसके में, एरिया में किसके ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश और मिजोरम को आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ऐसा फर्स्ट स्टेट बताइए जो लैंग्वेज बेसिस पे बना था, ठीक है, इजी है। 1953 में बना था, ठीक है। और जी आपका ये जो स्टेट बना था वो कौन सा बना था, आंध्र, ओके। देखिए अरुणाचल, ये आंध्र प्रदेश आंसर है इसका, क्या आंसर है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश। देखिए 0R के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है कि पार्लियामेंट में जो 0R होता है वो क्या होता है। देखिए सीधा आंसर टिक करते हैं, क्या ही कुछ डिस्कस नहीं करना, आपको बस पता होना चाहिए कि जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के मैटर्स डिस्कस होते हैं लोकसभा में उसको 0R कहते हैं,
जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस होते हैं लोकसभा में, तो उसको क्या कहा जाता है जी, 0R कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, 0R। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है तो वो कौन सा आर्टिकल डील करता है, वो आपका 124 करता है। बढ़िया है, ठीक है, 124। अच्छा, इसमें देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, देखिए अभी देखिए कंटिजेंसी आया तो 267, कंसोलिडेटेड फंड आता तो 266, 368 अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, 315 यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है, सारे कर रहे हैं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी स्टार्टेड, कहाँ स्टार्ट होता है। देखिए इम्पीचमेंट मतलब देखिए प्रेसिडेंट का अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो उसको हटाना होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। देखिए लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, लोकसभा या राज्यसभा, देखिए किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो लिया है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिया है, मतलब किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी पता होना चाहिए। यूएस के, ठीक है, यूएस के। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए लैंग्वेज कमीशन हमारे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है। इलेक्शन कमीशन अभी आपको बताया था 305, इसका तो आर्टिकल ही पता होना चाहिए सबसे, मतलब 324 सॉरी, इसका तो आर्टिकल ही पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 324 इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल, ठीक है, ये तो आपके आर्टिकल ही पता होने चाहिए, तो इतने इंपॉर्टेंट है। और देखिए नीति आयोग जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सिर्फ इसको बनाया गया था, ठीक है। और पता ही आपको, ये तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था, इससे पहले प्लानिंग कमीशन था। तो नीति आयोग आपका क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो इनमें से कौन सी नहीं होती, विच जो इंक्लूड नहीं होता इसमें। देखिए मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IAS होता है, मतलब IAS आपका ऑल इंडिया सर्विसेज में होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी होता है और आपका इंडियन पुलिस सर्विसेज भी होता है, ठीक है। इसमें फॉरेन सर्विसेज नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यही कंफ्यूज होते हैं फॉरेस्ट और फॉरेन में, देखिए फॉरेस्ट होता है ऑल इंडिया सर्विसेज में, ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज के आपके जो फादर कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑल इंडिया सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज के जो फादर होते हैं, सिविल सर्विसेज के फादर जो होते हैं, सिविल सर्विसेज के फादर किसको कहा जाता है, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसे कहते हैं। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो कहा गया था, ये आपका इंडिपेंडेंस से पहले किसी को कहा गया था, किसको कहा गया था, कर लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल का बताया आपको, अभी भी बताया, ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर आपका लॉर्ड, देखिए लॉर्ड रिपन थोड़ा ना, ये जो है इस बंदे का तो मतलब, चलिए ये आंसर है, ठीक है, क्या करूँ मैं, कैसे इस पे आ गए हैं, तो आंसर है, ठीक है, लॉर्ड रिपन। और ये वही है जिसमें इल्बर्ट बिल भी हुआ था, मतलब इल्बर्ट बिल जो आपका फाइनल हुआ था, वो जो हुआ था वो इसी के टाइम पे पास हुआ था, इल्बर्ट बिल। और लॉर्ड रिपन के टाइम पे एक और चीज़ थी, हाँ, इसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म करवाया था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को इसने ख़त्म करवाया था, एंड करवाया था, लेकिन शुरू किसने करवाया था, लॉर्ड लिटन ने, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। और इसने आर्म्स एक्ट भी शुरू करवाया था, ठीक है, आर्म्स एक्ट भी इसी के टाइम पे आया था, 1878 का टाइम था। और देखिए लॉर्ड लिटन को क्या कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है रिएक्शनरी वाइसरॉय। एक तो रिएक्शनरी वाइसरॉय और रिएक्शनरी वाइसरॉय एंड पर्सन ऑफ रिवर्स कैरेक्टर, कुछ ऐसे कहा जाता है, ठीक है। रिवर्स कैरेक्टर भी इसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं हम कॉर्नवालिस। देखिए अभी इसका बारे में बताया था आपको कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज का जो है वो कॉर्नवालिस था, ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। और हाँ, इसका एक और चीज़ याद रख लीजिए कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी इसी ने करवाया था, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट होगा इनके। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेटर इंडिया जो है वो टर्म है, उसका मतलब क्या होता है, कि सोशल यूनिटी होती है, कि रिलीजियस होती है, कि कल्चरल यूनिटी होती है, कि पॉलिटिकल। सीधा याद रखेंगे, अगर ग्रेटर इंडिया जैसा कंसेप्ट जो दिया गया था उसका जो मतलब निकाला गया था वो कल्चरल यूनिटी था, कि हमारे कल्चर इतने सारे हैं इंडिया में, ठीक है, मल्टी कल्चरल है हमारा इंडिया, इतने कल्चर एक साथ रिसाइड करते हैं इंडिया में, तो इसलिए कल्चरल यूनिटी जो है वही है ग्रेटर इंडिया, ठीक है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज व्हाट, अपॉइंटेड, सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड। अच्छा सेलेक्टेड द्वारा कर दिया, ठीक है, इसको हटा देंगे। देखिए क्या करा जाता है, देखिए होता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को ना पहले क्या करते हैं कि नॉमिनेट किया जाता है, पहली बात, मतलब नॉमिनेट कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे नॉमिनेट किया जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, अभी वो बना नहीं है, अभी वो उनकी पार्टी का एक सदस्य है जो कि हेड है, वो कहते हैं कि इनको ही, हमारी पार्टी जीत गई है, हमारी पार्टी पावर में आ चुकी है, तो हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो वो नॉमिनेट करते हैं कि जी ये बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर बनना जो होता है वो एक्चुअली अपॉइंट करना होता है, प्राइम मिनिस्टर बनने का जो वो होता है उसको अपॉइंट करना कहता है, तो अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट भाई साहब अपॉइंट करते हैं सर जी, कौन, हमारे प्रेसिडेंट सर जी करते हैं अपॉइंट, ओके। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन नॉमिनेट कौन करेगा, नॉमिनेट करेंगे हमारे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कि भाई हमारी पार्टी जीती है तो हम इस बंदे को अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं इंडिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा आंसर देखिए, समझ गए ना, आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, तो अब जब ये नॉमिनेट करते हैं तब प्रेसिडेंट थोड़ी है, तब तो वो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया कि इनको बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नॉमिनेट करा है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनाओ, लेकिन जब अपॉइंट कर दिया तो बन गए, तो एक्चुअली अपॉइंट ही प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज होगा, ठीक है। देखिए डोमिनेंस स्टेटस का क्वेश्चन है कि डोमिनेंस स्टेटस जो दिया गया था इंडिया को, ऑब्टेन हुआ था, वो कब हुआ था। सिंपल सीधा राइट क्वेश्चन याद रखना है कि 15 अगस्त 1947 को दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, अप्लाई हो गया था, इनफोर्स आ गया था, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि 26 जनवरी को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लगाया गया था, ठीक है, अप्लाई हो गया था इंडिया पे, लेकिन 24 जनवरी को उससे 2 दिन पहले ही साइन करे थे सारे मेंबर्स ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से आपकी 1950 में 36 जनवरी से 2 दिन पहले, जो कि 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, साइन किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे सभी मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। जो साइनिंग हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, तो उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। देखिए अभी मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट्स वाली कमेटी पे, तो फंडामेंटल राइट्स का मैंने आपको बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है फंडामेंटल राइट कमेटी को संभाल रहे हैं, और जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं वो, तो आपका जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ओ सॉरी, इसका आंसर बनेगा आपका राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। चलिए सी इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, ठीक है, और आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो आपके फंडामेंटल राइट के थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू को स्टेट्स कमेटी दी गई थी, ये भी पता होना चाहिए था, आपको बताया भी था, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है। चलिए बढ़िया। देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो हैं आपके राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो किस पे रिटायर होते हैं, कौन सी एज पे आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिटायर किया जाता है। देखिए इसमें ना अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए 62 होती है आपकी हाई कोर्ट के जजेस की, ठीक है, 62 होती है आपकी हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज, 65 होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट की,
और 70 होती है आपके लोकपाल की, ठीक है जी। और देखिए लोकपाल वही होते हैं जो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वही बनते हैं, तो देखिए 65 पे उनको हटा दिया तो 5 साल के लोकपाल को बन जाएंगे आराम से, 70 पे फिर रिटायर हो जाते हैं लोकपाल के उससे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा 65, ठीक है 65। नेक्स्ट पे चलें। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हु गेव द आइडिया ऑफ कैबिनेट डिक्टेटरशिप। देखिए ये सीधा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही इधर उधर करेंगे। देखिए इसको आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मुइर नाम के जो थे उन्होंने क्या दिया था आपका, कैबिनेट डिक्टेटरशिप नाम चीज़ का आइडिया दिया था, ठीक है, कि कैबिनेट जो होती है उसकी डिक्टेटरशिप चले, मतलब वो ही एक सुप्रीम अथॉरिटी बन जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मुइर है, इसका याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी बनता है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। देखिए अभी बताया था कि एडवोकेट जनरल होता है, 165 आर्टिकल होता है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अटॉर्नी जनरल का भी आपको बताया था, ठीक है। कौन सा आर्टिकल होता है, 76 याद रखेंगे, ठीक है 76, ठीक है 76। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ना, मतलब ऐसे पूछा जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट बता दीजिए, अच्छा जी फर्स्ट लॉ ऑफिसर, और देखिए लॉ मिनिस्टर भी होते हैं हमारे, लेकिन वो ये नहीं होते हैं, ये कन्फ्यूजन करने के लिए कितना डाल देते हैं ये वाला। चीफ जस्टिस देखिए, है ना, तो आपका आंसर लेकिन क्या होगा, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो होगा हमारा ऑफ स्टेट, तो एडवोकेट, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आर्टिकल बता दिए, दोनों के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कितना सही है कि देखिए जॉइंट सेशन जो होती है पार्लियामेंट्री की, वो समन कौन करता है। देखिए 2 वर्ड याद रखना है, एक तो समन, एक प्रिसाइड, ठीक है। यही वर्ड है जो फंसाएंगे आपको। देखिए समन मतलब होता है बुलाना, बुलाएगा कौन, प्रेसिडेंट भाई साहब जी बोलेंगे आइए कम जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा आ जाइए, ये पार्लियामेंट का बुला गया तो प्रेसिडेंट जी ने बुला लिया, समन कर लिया कि आइए। लेकिन अब होगा कि भैया वो बुला तो लिया सेशन, अब उसको हेड कौन करेगा, वहाँ पे बैठ के उनको संभालेगा कौन, वो आपके प्रिसाइड ओवर जो होता है वो आपका लोकसभा का स्पीकर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पता होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया था, नीति आयोग के जो होते हैं वो हेड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 108 जो है वो बोरो किया था, किस कंट्री से बोरो किया था भाई साहब। देखिए आर्टिकल 108 जो हमने बोरो किया था, सिंपल सा, देखिए आर्टिकल 108 में पता होना चाहिए होता क्या है, तभी वो सिंपल होगा। देखिए जॉइंट सिटिंग होती है, क्या होती है जॉइंट सिटिंग, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है कि जो पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, तो वो जॉइंट सिटिंग का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया है जी। ट्रेड एंड कॉमर्स का भी इसी से लिए थे, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के भी लिए थे ऑस्ट्रेलिया से, और हमने ये भी लिया था इस ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। यूएसए से क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट लिया है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट लिया है, प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की यूएसए से ली है, ठीक है। और आपका ये क्या कहते हैं ब्रिटेन आ जाता है, ब्रिटेन से आपने रिट्स का लिया है, ठीक है, बाई कैमरलिज्म लिया है। देखिए मुझे एकदम याद आ गए हैं चीज़ें, ठीक है। और अच्छा देखिए ये भी मैंने लिखा हुआ है, देखिए इसका आप वो ले सकते हैं, चाहे तो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसका नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है, चाहे इसको वीडियो को पॉज करिए, नोट्स बनाइए, और इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि जापान का जो अभी बताया था, ठीक है, लॉ की तरह से काम करता है, तो वो जापान का था, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना वो। तो ये चीज़ जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे चलें। अच्छा चलो मैं इनको डिस्कस भी कर देता हूँ। देखिए यूएसए का बता दिया, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट बता दी, प्रेसिडेंट की पावर बता दी, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। आयरलैंड ने हमें डीपीएस भी बहुत पूछा जाता है, और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ये आयरलैंड हो गया। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया है कि सेंटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो काशी फेडरल भी कह देते हैं इसको, ठीक है।
और फ्रांस का पता होना चाहिए कि हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी 3 वर्ड लिए हैं, रिपब्लिक भी लिया है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक भी लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट, देखिए याद है ना वो 368 आर्टिकल, ठीक है, अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में। जर्मनी से हमने क्या करा है, फंडामेंटल राइट की जो सस्पेंशन हो जाती है, तो वो किससे लिए, जर्मनी से। चलिए, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बताया था जापान, ठीक है, इससे पहले ये क्वेश्चन किया था अभी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कौन से जो आर्टिकल हैं वो सस्पेंड ही नहीं होते आपके इमरजेंसी में। इमरजेंसी में आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे तो वो कौन से होंगे, ठीक है, सीधा याद रखना है। आर्टिकल 20 एंड 21 जो होता है ना, ये आपके सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल जो 21 है वो, और आर्टिकल 21 और 20, ठीक है। 21 तो आपको बताया था कि राइट टू प्रिवेसी भी इसके अंदर काउंट होता है, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है ये, ठीक है। और ये होता है आपका डिटेंशन पे, ठीक है, डिटेंशन अगेंस्ट ऑफेंसेस, तो ये आपका आर्टिकल 20 होता है, ठीक है। चलिए 19 पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो तो जबलपुर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इससे एक ना ज्योग्राफी का रिलेटेड क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में ये जो जबलपुर है, यहीं पे ना आपकी धुआंधार फॉल्स बनती हैं। नर्मदा रिवर होती है, उस पर धुआंधार फॉल बनती हैं, जिनको आप मार्बल फॉल्स भी कहते हैं, ठीक है, मार्बल फॉल्स, धुआंधार फॉल्स, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा रिवर पे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, एक और बता देता हूँ कि आपका राजस्थान का जो है वो जोधपुर में है, ठीक है, राजस्थान का हाई कोर्ट का है जोधपुर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि जो DPSPs के बारे में कहा था, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो आर्टिकल 36 से 51 में है, कि अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। बताइए ये किसने कहा था। ये आपका देखो, आप सीधा याद रखेंगे, KT शाह ने कहा था, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ, बस आपको ये याद रखना है कि KT शाह ने कहा था। देखिए जब अगर पंडित नेहरू की बात की जाए तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद होगा आपको, ठीक है, और कमिटीज़ वगैरह मैंने अभी सभी डिस्कस करी थी, ठीक है। BR अम्बेडकर के बारे में भी मैंने बता दिया था आपको, वैसे देख लीजिए। और जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी इनकी, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, मूक नायक था, ठीक है, ये सब। तो आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसका आंसर ए हो जाएगा, KT शाह, ठीक है, KT शाह इंपॉर्टेंट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्वराज पार्टी है वो कब फॉर्म हुई थी। देखिए 1 जनवरी को हुई थी, और 1923 में हुई थी, 1920, अच्छा ये, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। चलिए 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी आपकी। CR दास, चित्तरंजन दास जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, इन दोनों ने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए ये तो आपका स्वराज पार्टी का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 1930 में क्या हुआ था। 1930 में आपको पता होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च कहते हैं, वो हुआ था, ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री का है लेकिन डिस्कस कर लेते हैं तो। और इसमें ये चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था, 1922 में, पता होना चाहिए क्यों हुआ था, पता होना चाहिए। आपकी 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च हुई थी, तो उसके ही उसमें चौरी चौरा मूवमेंट वो हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, जिसमें आपके जला दिया था पुलिस स्टेशन को, जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे, उनको पूरा जला दिया था जिंदा। तो इसलिए चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था, और यही चौरी चौरा मूवमेंट रीजन था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म किया गया था गांधी जी के थ्रू, ठीक है। 1990 अभी डिस्कस किया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, प्रोविंशियल डायर की लगाई गई थी, हर प्रोविंस जो होता था आपका उसके अंदर डायर की लगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि कौन से जो आर्टिकल हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया को देते हैं, हम और किसी को नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को देंगे। वो कौन से आर्टिकल्स हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आपका 15, 16, 19 ये रहा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये मुझे ऐसे याद है, देखिए डायरेक्ट मतलब मैं बोलता हूँ ना तो एक रिदम में आ जाता है।
15, 16, 19, 29, 30 ये आपके हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको सिटीजन ऑफ, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो ही आपको मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स, वरना ये वाले फंडामेंटल राइट आपको नहीं अवेलेबल होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। ये सिर्फ ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, नॉट टू द फॉरेनर्स, और ठीक है। चलिए, आज आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने आज डिस्कस करे हैं। हमने हर एक पॉइंट डिस्कस करा है जो भी रिलेटेड हो सकता था, ठीक है। और अगर आपको और भी मतलब ज़्यादा डीप में आर्टिकल्स वगैरह देखने हैं तो मैं सिर्फ मेरी एक आर्टिकल की वीडियो, उसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करा है, ठीक है। वो मैं डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा, ठीक है। आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और देखिए, हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने इतने क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस, हर जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस किया, ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए, और मैंने टेबल्स वगैरह दिए हैं। तो देखिए, आपके मैं बता रहा हूँ ना, आपके 100 से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन गए होंगे, ठीक है। बहुत मतलब 100 क्या, मतलब 120 प्लस ही क्वेश्चंस होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल होंगे। तो बस ऐसा ही करेंगे, ऐसे ही अगले और भी सब्जेक्ट्स की और ज़्यादा डिटेल में ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, आपके लिए। और आप रिवाइज करते रहिए, कीप रिवाइजिंग, ठीक है, कीप रिवाइजिंग एंड रेपिटेशन इज़ द की। ये आपको ऑलवेज रिमेंबर दैट रेपिटेशन इज़ द की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगली बार मिलते हैं आपसे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो, बाकी ठीक है। चलिए।